एक दिन स्कूल से घर आई तो देखा घर पर कुछ अतिथि आए हुए हैं। माँ ने कहा कि इन्हें प्रणाम करो, ये हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरी उम्र 17 साल थी, इसलिए खास मेहमानों का मतलब तुरंत समझ गई। सोचा ना जाने माँ को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। पता चला वह लोग खुशहाल घराने से हैं और मैं खूबसूरत। दोनों तरफ के हालात सामने हैं, इसलिए रिश्ता पक्का हो गया और मैट्रिक्स के एग्जाम होते ही मेरी शादी अमन से हो गई। हमको खबर ना थी कि वह दिमागी हालत का ठीक नहीं है। देखने में तो वह बिल्कुल ठीक लगते थे, बातचीत करने से भी पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है। मैं दुल्हन बनकर उनके घर गई तो पहली रात उन्होंने इस तरह मेरा स्वागत किया कि खुद तो खाना खा लिया और मेरा किसी ने ख्याल ना किया। यूं शादी की पहली रात ही मुझे भूखा सोना पड़ा कि जब दूल्हे राजा आए उनकी अजीब अजीब हरकतों से डर कर एक तरफ बैठ गई। शादी के अगले ही दिन मेरे पति का जन्मदिन भी था। घर पर पार्टी रखी गई थी। मेरे घर वाले पार्टी में आए तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे भी साथ जाना है। मेरी तरफ देखकर माँ का दिल पसीजा। यूं उन्होंने मेरी सास से मिन्नत की और मैं अपने घर वालों के साथ जन्मदिन की पार्टी के फौरन बाद मायके वापस आ गई। जब बस मेरे ससुराल से मायके को चली तो सबसे पहले मैं ही दौड़कर बस में चढ़ गई। ये भी समझ ना थी कि सास ससुर से इजाजत ही ले लेती। वही आंखें जो कल रो रही थी, मायके लौटने की खुशी में चमक उठी थी। खैर, मायके में एक हफ्ता गुजर गया। प्रार्थना करती थी कि भगवान करे ससुराल वाले कभी मुझे लेने ना आए, और वह भी ना आए। मुझे तो किसी बात की फिक्र ना थी, लेकिन माँ बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। इधर मैं अपनी सहेलियों से मिलकर इतनी खुश थी कि जैसे वापस जाना ही नहीं है। मेरा ससुराल दिल्ली में था और मैं ब्याह कर मेरठ सिटी से गई थी। 10 दिन गुजरे थे कि दिल्ली से मौसी जी की लड़की आ गई। बोली, कुछ होश भी है? पलक, तुम्हारा दूल्हा कितना उदास है वहाँ और तुमसे बहुत नाराज है। उसी ने मुझको समझा बुझाकर राजी किया कि मैं अमन को फोन करूं। उसने ही फोन मिलाकर भी दिया। फोन अमन ने उठाया। उसकी आवाज सुनी तो मुझको बड़ी शर्म आई। कुछ बात मुंह से ना निकलती थी। उधर प्रियंका थी कि कहे जा रही थी कि कुछ तो बोलो। बस फिर क्या था, मैंने कौन सा अपनी अकल से काम लेना था। जो वह कहती थी वही मैं फोन पर दोहराती जा रही थी। मैंने अपने दूल्हे से कहा कि आप लोग लेने नहीं आए, इस वजह से मैं नहीं आई। ये प्रियंका के कहने से कहा था। अगले दिन ही अमन अपनी बड़ी बहन के साथ मुझे लेने आ गया। उसको देखकर मैं तो छुप गई। माँ ने सजा सवार कर दोबारा दुल्हन बनाकर उसके साथ रवाना कर दिया। मेरी उम्र कम थी, तभी हरकतें भी बच्चों जैसी थी। मैं अमन की परवाह ना करती और अपने आप में मगन रहती। वह भी अपनी हरकतों का राजकुमार था कि कभी मेरे पीछे भागता और मैं आगे, और वह पीछे सारे घर में शोर मचा रहता। कभी हवाई कालाबाजी लगाता और मैं हंसते हंसते लौटपौट हो जाती। फिर सोचते कि दूल्हे ऐसे तो नहीं होते। ये पागल जब खुश होता है तो बंदरों की तरह उछल कूद करने लगता है। तभी ये सोचकर आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। मेरे रोने से अमन को खुशी मिलती थी। मैं रोती तो वह और रुलाने वाली बात करता। कभी छड़ी उठाकर मारने लगता ताकि ये और रोए। मैं बचने के मारे दौड़ती, कभी आंगन में कभी छत पर। उसको खूब चक्कर लगवाती। वह थक कर बैठ जाता तो मुझको रोते रोते हंसी आ जाती और मैं तालियां बजाने लगती। यह तमाशा पड़ोसी भी देखते अफसोस करते, कभी दांतों में उंगलियां दबा लेते। मैं 2-3 दिन ही अमन के कमरे में सो पाई। फिर मैंने वहां सोना बंद कर दिया, क्योंकि फिर वह मुझे रात भर सोने न देते थे। बहुत डराते थे। उनको पता चला कि मैं बिल्ली से डरती हूँ तो बिल्ली पकड़ कर ले आते और डराते। एक रात बिल्ली पकड़कर वॉशरूम में बंद कर दी, फिर मुझे भी बंद कर दिया। बिल्ली को देखकर मेरी जान निकल गई। वह तो शुक्र था कि वॉशरूम में खिड़की थी। मैंने खिड़की खोली तो बिल्ली आराम से कूदकर बाहर निकल गई। मगर अमित तो मेरे डरने से इस कदर खुश हुए कि क्या बताऊं। उसके बाद तो सारी रात मुझको वॉशरूम में बंद रखते और मैं बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ती रहती, खुशामद करती, माफी मांगती। मगर वह मुझको तंग करके ही खुशी महसूस करते थे। कहते कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए ऐसी हरकतें करता हूँ। अब मैं डर कर अमन की हर बात मान लेती थी। उनकी हरकतें ऐसी होती थी कि मेरी जगह कोई और होता तो मर गया होता। तभी अपनी सास के पास सोने लगी। अमन को और गुस्सा आया। वह घर में तोड़फोड़ करने लगे। तब मेरी सास ने समझा बुझाकर फिर से उसके पास भेज दिया और अपने पास सुलाने से मना कर दिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, बस रोती रहती थी। वह मूड में आकर प्यार की बात करते
कभी मुझ पर ठंडा पानी डाल देते कि ठंड से मेरी जान निकल जाती। थोड़ी देर बाद पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने लगते। मैं ऐसी पागल थी कि माफ़ कर देती, फिर से उसके साथ बातें करने लगती। मगर जब 6 बज जाते और दिन का उजाला खत्म हो जाता, रात होने लगती, डर लगने लगता कि ना जाने अभी मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तब प्रार्थना करती, हे भगवान, कभी रात ना आए कि मैं इस जालिम के जुल्म का शिकार बनूं। ये रविवार की शाम थी। उसने मेरे साथ बड़ी बेदर्दी का व्यवहार किया। मेरी बाजू और कमर पर इस तरह दांत गाड़े कि जिससे खून रिसने लगा और मैं तकलीफ से बिलबिलाने लगी। मगर वहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई न था। किसी तरह कमरे से निकल पाई और भागकर सास के कमरे की तरफ गई। तभी ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी। वे कह रहे थे कि अमन की माँ, बच्ची को अपने पास ले आओ, शायद वह पागल उसको मार रहा है। रहने दो, मर नहीं जाएगी, आज ले आई तो रोज ही इधर आएगी, खुद ही आदी हो जाएगी। अब बेटे को संभालना उसका काम है। जब सास की बातें सुनी, दुख से बेकाबू हो गई और मेरी दहाड़े निकल गई। जिनका मैं आसरा ढूंढ रही थी वह ऐसी बात कह रही थी। अलबत्ता यहाँ मेरा कोई ना था। तभी मेरी चीखें सुनकर ससुर जी को रहम आ गया। उस रात तो उन्होंने मेरी सास को मजबूर किया कि वह मुझे अपने साथ सुलाए। तब उन्होंने मुझको साथ सुलाया। सुबह अमन ने आकर माफी मांगी और माँ से कहा कि जब मेरा सर घूमता है तो मैं सुकून की गोलियां खा लेता हूँ। इसके बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जिद की, अंकल मुझे मेरे मायके छोड़ आए, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी हाल में भूखी मर जाऊंगी। आपका बेटा दिमागी मरीज था। आपने ये बात मेरे बाबा से क्यों छुपाई? उन्होंने कहा, बेटा उसने मोहल्ले के किसी छोटे बच्चे को सताया था तो उसके माँ बाप ने उसको पकड़कर जेल में बंद करा दिया था। तब मैं लंदन में था और अमन की उम्र 15 साल थी। जो उसको थाने ले गए थे, उन्होंने पैसे देकर उसको बहुत पिटवाया था, जिसके बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। मुझको खबर मिली, फौरन लंदन से आ गया। इसका हमने काफी इलाज करवाया, तब ये ठीक हो गया। अब फिर से इसके रवैये में बदलाव आने लगा। कभी सही होता, कभी ऐसा हो जाता। डॉक्टर ने कहा कि शादी कर दे, ये ठीक हो जाएगा। बेटी पलक हमारी आपसे दुश्मनी तो नहीं थी। हमने इस उम्मीद पर इसकी शादी कर दी कि ठीक हो जाएगा। तुम हमको माफ कर दो। मैं खुद ये फैसला कर चुका हूँ कि तुमको मायके छोड़ाऊंगा। तुम तैयार हो जाओ। मैंने जल्दी जल्दी बैग पैक किया। अमन से कहा कि जल्दी वापस आ जाऊंगी। कसम खाओ कि आ जाओगी। मरती क्या ना करती। मैंने कसम भी खा ली। अमन ने अपने बाबा से जिद की कि मैं भी साथ जाऊंगा और उसको वापस लेकर आएंगे। जैसे ही मायके की दहलीज पर कदम रखा, मैंने रोना शुरू कर दिया। घर वाले समझे कि उदासी की वजह से रो रही है। उसी वक्त मेरी सहेली नीलम आ गई, जो हमारे पड़ोस में रहती थी। नीलम ने जब मेरी पीठ पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियों पर मेरी कमीज से रिश्ता हुआ खून लग गया। वह परेशान हो गई, बोली, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी कमर पर खून लगा हुआ है। माँ ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने कमरे में ले जाकर मेरी कमर देखी, जो दांतों और नाखूनों से फटी हुई थी। मेरा बदन जख्मी देखकर माँ तो चीखने चिल्लाने लगी। उनको तब पता चला कि मैं इस कदर जख्मी हूँ तो माँ पूछने लगी, सच बता क्या मामला है? मैंने कहा, माँ अमन दिमागी मरीज है। कभी प्यार जताता है तो मेरा मुंह मिठाइयों से भर देता है और कभी सचमुच का ड्रैकुला बन जाता है। माँ मुझको वहाँ रहने से डर लगता है। बताओ कि कब तक मैं ये बर्दाश्त करती रहूंगी। मुझको डर लगने लगा है, किसी दिन वह मुझे जान से ना मार दे। उससे पहले कि मैं उस पागल के हाथों कत्ल हो जाऊं, भगवान के लिए मुझे बचा लो। मैं तो दर्द से भर आई थी, फरियाद करते चुप ना हो रही थी। मेरी हालत देखकर माँ के आंसू बह निकले। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि मैंने अपनी कम उम्र बच्ची को इसलिए तो आप लोगों के हवाले ना किया था कि आपका बेटा उसका ये हाल कर दे। अब मैं उसको आपके साथ कभी नहीं भेजूंगी और आप अकेले वापस घर जाएंगे। ससुर जी तो चुप रहे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं ठीक कह रही हूँ। अमन अलबत्ता परेशान लग रहा था। बाप ने कहा, अब चलो अमन, बाद में हम तुम्हारी दुल्हन को ले आएंगे। ये है कि जब वह जाने लगा तो कहने लगा, अच्छा पलक बहन, बाय बाय। यह सुनकर मेरी माँ ने सर पकड़ लिया। क्या पलक अमन के घर जाएगी? क्या पलक अमन को अपना पाएगी? क्या अमन सही हो जाएगा? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।